हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का टॉपिक स्कंदगुप्त के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त से पहले पढ़ा था हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उससे पहले रामगुप्त के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, उसका इतिहास। समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 8वां शासक था गुप्त शासनकाल यानी कि गुप्त वंश का। गुप्त वंश का 8वां शासक था स्कंदगुप्त। यानी कि उस समय चलता था कि जो पिता का यानी कि जो राजा है उस राजा का सबसे बड़ा पुत्र है वो ही शासक बनता था। लेकिन स्कंदगुप्त अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। फिर भी ये योग्यता होने के कारण, ये इसमें राजा के गुण होने के कारण, या फिर अपने कुमारगुप्त के पुत्रों में सबसे योग्य होने के कारण इसे राजपद है वो प्राप्त हुआ, यानी कि राजा बना था। स्कंदगुप्त अपने भाइयों में बड़ा नहीं था। भाइयों में बड़ा नहीं था, फिर भी ये शासक बना क्योंकि इसमें योग्यताएं थी। इसका शासनकाल है वो आता है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। इसके पिता कुमारगुप्त ने काफी लंबे समय तक शासन किया था। 412 से पिता ने इसके शासन किया था, 412 से 455, तकरीबन 43 ईयर। तो इसका शासनकाल है वो काफी छोटा रहा है। स्कंदगुप्त के शासनकाल तक गुप्त साम्राज्य है वो अच्छे से चल रहा था। भारत में गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय से ही स्कंदगुप्त के समय से ही विदेशी आक्रमणों में तेजी आने लगी। वैसे कुमारगुप्त के समय से ही आक्रमण होने लगे थे, लेकिन स्कंदगुप्त के समय से उनमें तेजी आने लगी, जिनमें थे हूण, शक, पुष्यमित्र, नागवंश, वाकाटक आदि की ओर से आक्रमणों में तेजी आई। लेकिन स्कंदगुप्त द्वारा इनका सफलतापूर्वक सामना किया गया था। स्कंदगुप्त ने इनको अपने पर हावी नहीं होने दिया था। यानी स्कंदगुप्त ने इन आक्रमणों को सफलतापूर्वक दबा दिया था। इन्होंने यानी कि स्कंदगुप्त ने नागवंश और वाकाटक वंश को भी परास्त करके एक तरफ कर दिया था। और ये बात आप जानते भी हैं कि नागवंश और वाकाटक वंश से गुप्त वंश का पहले काफी
नजदीकी समझ रहे हैं इनकी नागवंश की कुबेर नागा से विवाह किया था गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त ने, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकेंड से चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था किससे? रुद्रसेन से। तो इनसे इनका संबंध रहा था, फिर भी इनसे क्या हुआ, स्कंदगुप्त को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पुष्य मित्रों इनको जब स्कंदगुप्त द्वारा हराया गया था, कुमारगुप्त के शासनकाल के अंत में जब ये पुष्य मित्रों को हराकर नर्मदा नदी के तट से पुष्य मित्रों को हराकर अपने पिता को सूचना देने वाला था, उससे पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। कौन था पिता? कुमारगुप्त, इसकी मृत्यु हो गई थी। शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही बार बार पछाड़ा जा रहा था और हूण आक्रमणकारियों का भी सामना किया गया था। अब हूणों में नाम आता है तोरमाण, मिहिरकुल, हूण आक्रमणकारी है वो चाइना जो क्षेत्र है वर्तमान का, यहाँ की यूच जाति कबीले के थे, यानी कि खानाबदेश जाति थी, बब्बर जाति थी। ये लोगों के साथ इतना अत्याचार करते थे जिसकी कोई हद नहीं, यानी कि ये अच्छे स्वभाव के नहीं थे। जैसे भारत का जो वर्तमान नक्शा है उसके अनुसार हम देखें तो यहां से ये उठने वाली जनजाति थी, जाति थी, तो यहां पर तो आता है अपना सामने हिमालय पर्वतमाला आ जाती है, तो सीधा वो आ नहीं सके थे, और इतने भी उनके पास साधन नहीं थे कि वो यहां से जल को पार करके आ जाए। तब ये जाति यहां चली गई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होते हुए ये शुरू में ये सब लोग जो आए थे वो चारागाहों के खोज में निकले थे। बैक्टीरिया से आगे बढ़कर ये वापस भारत की तरफ, जब उस वक्त भारत यहाँ ईरान तक फैला हुआ था, तो भारत की तरफ इन्होंने उत्तर पश्चिम से आक्रमण किए थे। उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण हुए थे। जितने भी विदेशी जातियों ने आक्रमण किया, चाहे सिकंदर हो, हूण हो, कुषाण हो, शक हो या फिर यूनानी हो, सबने किधर से आक्रमण किया था? उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जहां से भारत में एंट्री करना मुश्किल नहीं है। फिर उन्होंने बार बार आक्रमण किया, भारतीय संस्कृति को भी नष्ट करने का प्रयास किया था, यानी कि जो मंदिर और स्तूप वगैरह थे, मठ थे, इनको तोड़ देते थे ये, और स्त्रियों और पुरुषों के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। इनकी व्यवहार इनका बहुत ज्यादा खराब था। अब स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान तक तो हूणों के आक्रमणों का सामना किया गया, हूणों को परास्त कर दिया गया, भगाया गया, लेकिन ये बात हमें कहां से मिलती है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से, कि इन सब के आक्रमणों का सामना स्कंदगुप्त ने आसानी से किया, यानी कि उनको मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण करना पड़ा, लेकिन इनको इन्होंने विजय नहीं होने दिया। स्कंदगुप्त एक पराक्रमी वीर योद्धा महान शासक था, गुप्त वंश का अंतिम ऐसा शासक जिसने भारत की व्यवस्था, जो भारतीय व्यवस्था थी इससे पहले बनी थी, उसे बनाए रखा था। इसके पश्चात जो शासक है वो कमजोर, निर्बल और अयोग्य साबित होते हैं, तो हूण, शक अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सिक्के आदि से स्कंदगुप्त एवं उसके संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त ने जो गिरनार पर्वत पर गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य, उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तब उसका यहाँ का गवर्नर था, वो था पुष्यगुप्त वैश्य,
पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, यानी कि किसान है वो सिंचाई आराम से कर सके। उस झील का पुनर्निर्माण करवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया था। किसके माध्यम से? प्रणदत्त का पुत्र चक्रपालित, यानी कि उस वक्त चक्रपालित को इस झील का कार्य करवाने का काम सौंपा गया था। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। और जूनागढ़ अभिलेख से एक बात और मिलती है कि रुद्रदामन प्रथम शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने भी क्या करवाया था? इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस प्रकार जो मौर्यों के पश्चात एक विघटित राजनीतिक व्यवस्था को वापस सही दिशा देने का काम किसने किया था? गुप्त शासकों ने। लेकिन अब गुप्त शासकों के पश्चात भारत है वो वापस छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त ही अंतिम जो मुख्य शासक है, मुख्य शासक कह सकते हैं या हम कह सकते हैं शक्तिशाली शासक, जिसके शासनकाल के दौरान कुछ भी अन्य लोग हैं वो कुछ भी भारत का हिस्सा है उस पर विजय नहीं कर पाए थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल की एक और विशेष जानकारी मिलती है जो इससे पहले भारत में नहीं थी, वो है सती प्रथा का उल्लेख। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि गोपराज नाम का एक व्यक्ति था, स्कंदगुप्त के पश्चात भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलती है हमें जानकारी। हो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। स्कंदगुप्त के पश्चात हुए शासकों में भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इसमें मिलता है कि 512 ईस्वी में गोपराज नामक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी उसकी चिता के साथ सती हुई। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें गुप्त काल के शासकों के माध्यम से ही मिलता है, यानी कि गुप्त काल के शासकों के समय ही भारत में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यानी कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस सती प्रथा नामक कुप्रथा को बंद करने के लिए। तो इस सती प्रथा नामक कुप्रथा की शुरुआत कब से हुई थी? भानुगुप्त के शासनकाल में जो एरण अभिलेख है इसमें यह जानकारी दी है कि 512 में पहली बार गोपराज नामक व्यक्ति की पत्नी है वो उसके साथ उसकी चिता के साथ जलकर या फिर उसकी चिता में बैठकर क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो स्कंदगुप्त के पश्चात जो शासक थे वो अयोग्य साबित हुए थे। विदेशी शासकों ने भारत में कई जगह पर कब्जे कर लिए थे। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम इनके बारे में या गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।